बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हेलोजन सीरीज़ चल रही है और उसका पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। अक्करेंस देखेंगे इसके अंदर, हेलोजन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सोर्सेस देखेंगे इसके अंदर, इनके ज़राए क्या क्या हैं, और फाइनली इसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे हम इसके अंदर। पार्ट 4 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अक्करेंस, अक्करेंस नंबर 2 सोर्सेस और नंबर 3 इम्पोर्टेंस। अकरेंस का मतलब है वाक़े होना, खालिस उर्दू के अंदर मतलब कहाँ पाए जाते हैं। दुनिया में कहीं तो होंगे ना ये हमारे पास हेलोजेंस जो हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू अयाज अहमद रिंद। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और बहुत प्यारे तरीके से PDF एक बना के उसमें काफ़ी सारी तारीफ़ें लिखी मेरे हवाले से। अब वो तारीफ़ें तो मेरे नुक्ता नज़र से सही नहीं थी, लेकिन बहरहाल ठीक है। आपको माशाल्लाह केमिस्ट्री एक गेम लगता है, पहले बहुत मुश्किल लगती थी। अभी आप मैट्रिक में हैं और आप CSS जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सिविल सुपीरियर सर्विसेज। अल्लाह ताला जो आपके हक़ में बेहतर हो, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतरीन करता है बंदे के लिए। और आपने उसमें चाय की दावत दी है कि ठट्टा आऊँ मैं आपके पास और चाय पीऊँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, कभी ऐसा मौका आया तो इंशाअल्लाह आपके पास ज़रूर आएंगे। अयाज अहमद रिंद ठट्टा से। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। बहुत शुक्रिया अयाज, आप सुन रहे हैं मुझे। तो हेलोजेंस जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में? पहली बात उनकी अक्करेंस। अब दुनिया में पाए जाते हैं हेलोजेंस तो उनके ज़राए क्या क्या हैं? सोर्सेज मतलब ज़राए। ये ज़राए ज़रिए का जो है वो जमा है। इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है? अगर हम हेलोजेंस को देख रहे हैं तो इनकी कोई अहमियत भी तो होगी ना। पहली बात तो ये इंसान बेसिकली यही सोचता है ना भाई, ये हेलोजन जो हैं ये हैं क्या? पहले तो ये तो समझ में आए हमें। इसके ऊपर तो शुरू में मैं डिटेल्स बता चुका हूँ। बहरहाल ये कि इसमें इसकी अक्करेंस वगैरह देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हेलोजन, पहले ज़रा आप एक चीज़ को समझें। चीज़ों को आसान बनाएं, इनको मुश्किल ना बनाएं। ठीक है, मैं आपको इस दुनिया से दूर नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूँ ये जो हमारी अर्थ है ना जिस पे हम रहते हैं, आप इसी तक महदूद रहें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बच्चे जो है वो बोलते पता नहीं क्या है यार, क्या नहीं। भाई केमिस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, आप सीखें तो सही इसको। मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, वो है ये थिंग्स, चीज़ें। हमारी दुनिया में क्या है, हमारी अर्थ पे क्या है, ये जो सूरज के गिर्द घूम रही है यहाँ पे चीज़ें ही हैं ना। आप थोड़ा सा इस बात पे गौर करें। आप खुद एक चीज़ हैं, मैं भी एक चीज़ हूँ। आप जिस रूम में बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं उसमें देखें, आपको चीज़ें ही चीज़ें नज़र आएंगी। ये मार्कर, ये डस्टर, ये बोर्ड, ये इंक, बशमूल में खुद। तो हम क्या हैं? हम चीज़ें हैं, थिंग्स। ये दो तरह की हैं, या तो लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यानी कि जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, वो जानदार चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं दी, वो बेजान चीज़ें हैं। पूरी दुनिया में आपको, फिर मैंने अर्थ को जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे यानी कि मिट्टी के अंदर, हवा में और पानी में। ये 4 एरियाज़ हैं। तो इन 4 एरियाज़ में हमारी ज़मीन पर आपको ये 2 ही किस्मों की चीज़ें कसरत से नज़र आती हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं आप वहाँ देख लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं यही नज़र आएंगी। भाई तीसरी कोई भी चीज़ नहीं है, इस बात का इत्मीनान रखें। समझ में आ गई बात? तो हेलोजेंस की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए ये हेलोजेंस क्या हैं, ये भी यकीनन कुछ चीज़ें हैं।
अब हमें प्रॉब्लम किस जगह पे आती है? प्रॉब्लम हमें उस जगह पे आती है जब चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम समझते हैं कि शायद यही दुनिया है। नहीं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो कि हमें अब हमारी आँख से नज़र नहीं आती, और इन्हीं चीज़ों को, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, हम 3 स्टेट्स में और डिवाइड कर देते हैं। वैसे 5 स्टेट अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन 3 बड़ा आसान है। सॉलिड हैं, कुछ कुछ चीज़ें सॉलिड हालत में हैं, कुछ लिक्विड हालत में हैं, और कुछ जो है वो गैस हालत में है। समझ में आ गई बात? तो सॉलिड और लिक्विड को तो देखना समझना बड़ा आसान हो जाता है। गैसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। गैसेस जो हैं वो ज़्यादातर इनविजिबल हैं, हमें नज़र नहीं आती। एयर को ही ले लीजिए, एयर बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है। इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस भी है, इसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और दीगर बहुत सारी गैसेस हैं। हैलोजेंस में भी हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक तो क्लोरीन गैस है और दूसरा जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन गैस है। सबसे पहले फ्लोरीन गैस आ जाता है, फिर क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन आ जाता है। ब्रोमीन लिक्विड है, और उसके बाद जो है वो आयोडीन जो है वो सॉलिड है, और एस्टेटाइन जो है ये रेडियो एक्टिव है। ये नेचुरली आपको नेचर में अपने इर्द गिर्द कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं, उनके दौरान ये पैदा होता है वक्ती तौर पे, तो फिर इसको हमने स्टडी किया है कि भाई ये, वरना आपको कहीं ढूंढेंगे तो आपको एस्टेटाइन कहीं नहीं मिलेगा, ये रेडियो एक्टिव है। मैं अभी इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता। जिन बच्चों की रेडियो एक्टिविटी पे ग्रिप है, मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, वो देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब सर्च बार में लिखिए रेडियो एक्टिविटी बाय रटना, नहीं समझना है आ जाएगा। तो इसीलिए मैं अपनी बात इस 4 तक ही महदूद रखता हूँ, जिसमें से 2 तो गैसेस हो गई, और उसके बाद ये जो है हमारे पास ब्रोमीन लिक्विड हो गया और आयोडीन सॉलिड हो गया। दूसरी गैसेस के मुकाबले में फ्लोरीन और क्लोरीन ये वो गैसेस हैं जो जिनका कलर भी है। अच्छा, अब ये दोनों गैसेस जिनका कलर भी है, आप इनको देख भी सकते हैं, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में इतनी आसानी से इन गैसेस को देख नहीं सकते। अगर आप साइंस से दिलचस्पी रखते हैं तो साइंटिफिक स्टोर चले जाइए, ठीक है। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो अभी सहूलतें मौजूद हैं, अभी गूगल कीजिए, अभी जो है वो यूट्यूब निकालिए और क्लोरीन गैस लिखिए, क्लोरीन गैस की वीडियो आपके सामने आ जाएगी, टेंशन ख़त्म। फ्लोरीन गैस की भी वीडियो आ जाएगी, और ब्रोमीन जो लिक्विड है इसकी भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आयोडीन जो कि सॉलिड है इसकी भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकालना चाहता कि आप समझते हैं हैलोजन पता नहीं क्या है। भाई चीज़ें हैं ये, जिस तरह ये बोर्ड एक चीज़ है, मैं एक चीज़ हूँ, इसी तरह ये भी चीज़ें हैं। अब ये दुनिया में कहीं तो पाई जाती होंगी। अब जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसके अंदर हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरफ आते हैं। प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये हमारे पास 2 स्टेट्स और हैं मैटर की, वो अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखते हैं, और वो क्या है? इन्हीं चीज़ों को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, तीसरी एक और चीज़ भी है जिसको मिक्सचर कहते हैं। यही चीज़ें जो हमारी ज़मीन पर पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, यही चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें एलिमेंट हैं, कुछ चीज़ें कंपाउंड्स हैं। समझ आ गई बात? और कुछ चीज़ें जो है वो मिक्सचर हैं। तो इन 3 कैटेगरी से बाहर कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा होगा, या तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं है तो ये मिक्सचर है। ये मार्कर ले लीजिए, ये डस्टर ले लीजिए, इन 3 चीज़ों से बाहर दुनिया में कोई भी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप मेरी बात करते हैं, सर आप क्या हैं? मैं मिक्सचर हूँ भाई, मिक्सचर हूँ मैं। किन चीज़ों का मिक्सचर हूँ? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों किस्म की चीज़ें मेरी वजूद का हिस्सा हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो इससे आप बाहर मत निकलिएगा। जब हम अब इनमें मेन चीज़ क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एलिमेंट कौन सी चीज़ें हैं। अब हम पार्टिकल्स की दुनिया में चलते हैं। पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास 118 किस्मों के हैं, एटम्स जिनको कहते हैं, एटम्स, ये 118 किस्मों के एटम्स हैं। 118 किस्मों के एटम्स हैं, तो इनको हमने 118 डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड किया हुआ है।
मिसाल के तौर पर वो सारे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है, उन सारे एटम्स को उठा के हमने एक फैमिली बना दिया जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। जब हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है तो हम इनडायरेक्ट में उसकी फैमिली को बोल रहे होते हैं कि भाई साहब ये जो है वो हाइड्रोजन फैमिली से ये एटम बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये फैमिलीज हमने बनाई हैं एटम्स की, ये फैमिलीज हमने बनाई। हमने कहा हाइड्रोजन के एटम्स वो हैं सारे, यानी कि वो सारे एटम्स हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। आसान लफ्ज़ों में, या थोड़ा सा मुश्किल बना लें तो इसको हम कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 1 है या जिनके पास प्रोटॉन की तादाद 1 है। वो सारे एटम्स जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजन फैमिली से। तो इस बात को ज़रा समझिएगा। अब वो जो एक एटम्स हैं सारे के सारे जो कि हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़रा समझिए वो एटम्स मिलेंगे तो कोई, ये सारी चीज़ें एटम्स से ही तो मिलके बनी हैं। ज़मीन पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिक्सचर्स हैं, ये सब फाइनली सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्लाज्मा है। इन दो को मैं शामिल नहीं करता एटम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी फ़िलहाल इन दो को साइड में रखें। तो सारी चीज़ें बनी एटम से ही हैं। मैं खुद एटम से मिलके बना हूँ। आप कहेंगे सर बायो में पढ़ते हैं आप सेल्स से मिलके बने। भाई सेल्स किससे मिलके बने? फाइनली वो भी एटम से ही मिलके बने। तो ये जो एटम्स हैं हमारे पास, इनको ज़रा आप समझिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट जो हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स जिनको हम कह रहे हैं वो जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो उनके मिलने से भी तो कोई चीज़ बनेगी ना। समझ आ रही है बात? तो हाइड्रोजन के एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो उनसे हाइड्रोजन गैस बन गई। ऑक्सीजन के एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो ऑक्सीजन गैस बन गई। ये चीज़ें हैं अलग अलग, ये चीज़ें हैं। हाइड्रोजन गैस एक चीज़ है, बाजार में मिलती है, नज़र नहीं आती। ऑक्सीजन गैस एक चीज़ है, एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये चीज़, जब मैं इसको कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि ये थिंग है, चीज़ है, तो यकीनन ये एटम्स से मिलके बनी है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस को देखते हैं तो उसके अंदर सारे एटम्स हमें एक ही फैमिली के नज़र आते हैं जिनको हम हाइड्रोजन फैमिली ही कहते हैं। और ऑक्सीजन गैस को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वो एक ही फैमिली के नज़र आते हैं जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ये फ्लोरीन गैस है, ये एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है जितने एटम्स है, फ्लोरीन गैस बाज़ार से ले आइए, उनके एटम्स को सपोज करें, अगर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आपको सारे एटम्स एक ही जैसे नज़र आएंगे। फिर आपको पता लगेगा ये जो सारे एटम्स एक ही जैसे हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद है, हमें पता है, हमने याद किया हुआ है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर हों, इतने प्रोटॉन अगर हों किसी एटम में तो वो किसी ख़ास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आप कहेंगे हाँ हमें याद आ गया, ये सारे एटम्स तो फ्लोरीन फैमिली के हैं। तो एग्जैक्टली इसको आप, ये जो चीज़ बनी है, इसी मुनासबत से आप इसको कहेंगे ये फ्लोरीन गैस है, ये फ्लोरीन गैस है। और ये फ्लोरीन गैस जो चीज़ है ये अब एलिमेंट कहलाएगी। वजह, क्योंकि इसके अंदर सारे एटम्स जो हैं एक ही जैसे हैं और उन सारे एटम्स को हम जानते हैं कि वो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह क्लोरीन गैस ये भी बाज़ार में मिलती है, इसके अंदर देखेंगे तो सारे एटम्स आपको एक ही जैसे नज़र आएंगे। अब क्लोरीन गैस के एटम्स अगर आपको दिखाए जाएं, आप देखेंगे कि हाँ हर एटम के अंदर जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन को अभी छोड़ दीजिए, मेन चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और उनके अंदर भी मेन चीज़ जो है वो प्रोटॉन है। आप बोलेंगे ये 17 प्रोटॉन है इसके अंदर, तो हाँ हमें याद है भाई, हमने याद किया हुआ है कि जिन एटम्स के अंदर 17 प्रोटॉन होंगे, ये यूनिक नंबर होता है, जिन एटम्स के अंदर 17 प्रोटॉन होंगे वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? वो क्लोरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। क्लोरीन गैस को आप अंदर से देख रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये क्लोरीन गैस जो है ये क्या है? ये एलिमेंट है। क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन पे ज़रा गौर करें, एलिमेंट किनको कहा जाता है? एलिमेंट भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आपको सारे एटम्स एक ही फैमिली के नज़र आएंगे। हाइड्रोजन गैस को अगर मैं एलिमेंट कह रहा हूँ
तो हाइड्रोजन गैस के अंदर जितने एटम हैं सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली का नाम भी हाइड्रोजन फैमिली है। ऑक्सीजन गैस को अगर मैं एलिमेंट कह रहा हूँ तो ऑक्सीजन गैस जो है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के अंदर जितने एटम्स हैं वो सब के सब ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन वाटर जो है, पानी H2O, इसको मैं कंपाउंड कह रहा हूँ वाटर को, क्योंकि वाटर को जब मैं देखता हूँ तो वाटर भी डेफिनेटली एक चीज़ है, वो भी एटम से ही मिलके बनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि दो डिफरेंट फैमिलीज़ के एटम यहाँ पर एक जगह नज़र आते हैं H2O की शक्ल में। अब हम रुक जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं, ये एलिमेंट नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है जिसको हम वाटर कह रहे हैं और इसके एटम्स को जब हम अंदर से देख रहे हैं तो दो डिफरेंट फैमिलीज़ के एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है वाटर, ये एलिमेंट नहीं है। ये क्या है फिर? ये कंपाउंड है। ये क्या है फिर? ये कंपाउंड है। तो आगे बढ़ने से पहले जब आप अक्रेंस और सोर्सेस हैलोजेंस की बात करते हैं तो आपको ये एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसी तरह ब्रोमीन है, ये लिक्विड है। आप इसके एटम्स को अंदर से देखते हैं तो सारे एटम्स जो हैं वो आपको एक ही जैसे नज़र आते हैं। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, तो इसके एटम्स के अंदर जो आप एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद देखते हैं तो फ़ौरन आपका दिमाग क्लिक करता है, क्योंकि आपने याद किए हुए। आप बोलेंगे ये सारे एटम्स जो इस चीज़ के अंदर हैं, भले आपको ना बताया जाए, एक लिक्विड आपके सामने सपोज करें ला के रख दिए जाए और आपको एक माइक्रोस्कोप दे दी जाए कि भाई ये माइक्रोस्कोप लो और ये लिक्विड है, आपको नहीं पता वो लिक्विड कौन सा है। और आप जब उसके एटम्स को देखते हैं अंदर तो एटम्स के अंदर सारे एटम्स आपको एक ही जैसे नज़र आते हैं। मतलब उन सारे एटम्स के अंदर एक ही तादाद होगी, इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की भी, न्यूट्रॉन की भी। और जब आप उसके प्रोटॉन्स की गिनती करेंगे तो आपको याद आ जाएगा फ़ौरन कि हाँ ये जो तादाद है ये एक ख़ास एलिमेंट की पहचान है, उसका नाम ब्रोमीन है। तो आप बोलेंगे कि सारे एटम्स जो हैं ब्रोमीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है इसका नाम भी ब्रोमीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने एटम्स हैं सब ब्रोमीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ये चीज़ कोई दूसरी फैमिली का एटम नहीं है, ये याद रहे। इसके अंदर सिर्फ ब्रोमीन के एटम्स हैं, दैट्स इट। इसी तरह आयोडीन सॉलिड है, सॉलिड आपके सामने ला के रख दूँगा, बोलो वही देखेंगे एटम से मिलके बना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये एटम से मिलके बना है। अब जब आप इसके एटम्स को चेक करते हैं तो सारे एक ही फैमिली के एटम्स हैं। आप इसको कहेंगे कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमें पता है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो यूनिक है। वो प्रोटॉन्स की तादाद हमें बताती है कि जिन एटम्स के अंदर ये प्रोटॉन्स की तादाद होगी उनका ताल्लुक़ एक ख़ास फैमिली से होगा और वो आयोडीन फैमिली है। तो डेफिनेटली आप 100% कहेंगे कि सर ये जो सॉलिड चीज़ है ये यकीनन आयोडीन है, दूसरी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर एटम सारे एक जैसे हैं, एक ही नस्ल के हैं, एक ही फैमिली के हैं। सारे एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद एक ही जैसी है। और हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की ये तादाद, हमें याद है, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन्स की ये तादाद जो है ये बताती है कि ये एटम्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमें पता है ये आयोडीन फैमिली के एटम्स हैं। तो डेफिनेटली ये जो सॉलिड आपने हमारे सामने रखा है ये आयोडीन है। तो साबित हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या हैं? ये एलिमेंट हैं, ये कंपाउंड नहीं है। ये वो चीज़ें जो कि प्योरली एक अपनी फैमिली के एटम्स से मिलके बनी हुई हैं, इसलिए ये सब जो हैं वो क्या हैं? वो एलिमेंट। अब ये चीज़ें दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं? इस पूरी दुनिया को देखते हैं हम, ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो फिर अब ज़रा इसको हम देखते हैं आगे। इसको मिटाऊँ, जगह बनाऊँ थोड़ी सी। अब मिसाल ले लेते हैं इसी क्लोरीन की। सबसे पहले मिसाल क्लोरीन की ले लेता हूँ। आपके सामने पेल ग्रीन कलर की, यानी कि ग्रीन कलर की एक गैस जो है मैं ला के रख देता हूँ सामने। एक गैस जो है वो शीशे के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक गैस बंद हुई हुई है शीशे का, और आपको नज़र आ रही है उसके अंदर।
इसके अंदर क्या कलर है इसका? पेल ग्रीन। पेल का मतलब होता है येलो, ग्रीन का मतलब होता है हरा, यानी कि हरे रंग की गैस है लेकिन उसमें हल्का हल्का सा शेड जो है वो येलो का भी पड़ रहा है। ये गैस आपके सामने आ गई। आपने इस गैस को जब इसके एटम्स को चेक किया, आपने इसके एटम्स को जब आपने चेक किया तो इसके एटम्स जो हैं वो आपको सारे एक जैसे नज़र आए। सबके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 है, प्रोटॉन भी जो है वो 17 है। न्यूट्रॉन की बात नहीं करता, न्यूट्रॉन की तादाद आगे पीछे हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद कभी भी प्लस माइनस नहीं होती, ये फिक्स्ड होती है। यही तो पहचान है उस एटम की। तो मैं सिर्फ प्रोटॉन की तादाद तक अपने आप को रखता हूँ। तो जब आप इस गैस के एटम्स को देखते हैं, सारे एटम्स के पास प्रोटॉन 17 है। आपका जहन फ़ौरन क्लिक करता है, आप पहचान जाते हैं कि ये जो पेल ग्रीन कलर की गैस है ये यकीनन जो है वो क्लोरीन गैस है, क्योंकि क्लोरीन के एटम्स, क्लोरीन फैमिली के एटम्स जो हैं उनकी पहचान ये है कि उनके पास प्रोटॉन 17 होंगे। लेकिन आप इसके अंदर एक और ख़ास बात नोट करते हैं। वो एक और ख़ास बात क्या कि इसमें एटम्स जो हैं वो दो दो के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, इस तरह से Cl2 Cl2 Cl2, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप होता है एटम्स का। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, Cl2 Cl2 Cl2। मतलब क्लोरीन गैस जो है इसके अंदर मौजूद है वो अकेले अकेले क्लोरीन के एटम नहीं है, इस तरह से Cl 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 तरह से नहीं है, बल्कि इन एटम्स ने दो दो के ग्रुप बना रखे हैं, Cl2 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 इस शक्ल में मौजूद है। समझ में आ गई बात? अब भी ये चीज़ एलिमेंट ही कहलाएगी, भले अपनी फैमिली के एटम्स के साथ ही मिले हुए हैं ना भाई, कोई दूसरी फैमिली के एटम्स के साथ तो नहीं है। अब एक और बीकर मैं आपके सामने और ला के रख देता हूँ, ये वाला। इसमें एक लिक्विड मौजूद है, इसमें तो गैस थी, इसमें एक लिक्विड मौजूद है। इस लिक्विड को जब आप देखते हैं अंदर से तो यहाँ पर आपको ये लिक्विड भी यकीनन एटम से मिलकर बना होगा। इसमें आपको HCl, हाइड्रोजन के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स दो दो के हिसाब से नज़र आते हैं। HCl 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 HCl, मतलब इसमें HCl 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 ये आपको नज़र आते हैं इस तरह से। मतलब सिंगल एटम नज़र नहीं आएगा, सिंगल एटम नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको दो दो के पेयर के हिसाब से एटम्स नज़र आएंगे, जिनको आप मॉलिक्यूल कहेंगे। आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है? इसमें जो दो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, ये जो दो एटम्स का ग्रुप है यानी कि मॉलिक्यूल, इसमें दोनों एटम एक ही ख़ानदान के हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, डिफरेंट ख़ानदान के हैं। ये हाइड्रोजन फैमिली का एटम है और ये क्लोरीन फैमिली का एटम। इस चीज़ को क्या नाम देंगे? अब ये इस लिक्विड को आप क्या नाम देंगे? इस लिक्विड को आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड ऐसी चीज़ों को ही कहा जाता है जो डिफरेंट फैमिलीज़ के एटम्स आपस में मिलें तो उससे जो चीज़ बने वो चीज़ कंपाउंड कहलाएगी। तो HCl को आप क्या नाम देंगे? आप कहेंगे कि सर ये कंपाउंड है। देखिए मैं अक्करेंस की बात कर रहा हूँ ना आपसे, अक्करेंस, हैलोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हैलोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो देख लीजिए। हैलोजन में से एक हैलोजन जो है ये क्लोरीन, ये एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंटल स्टेट। ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस जो है ये एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंट की डेफिनेशन में बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स क्लोरीन के ही हैं। ये जो क्लोरीन की स्टेट है ये कंपाउंड स्टेट है, क्योंकि क्लोरीन इसके अंदर भी है, लेकिन ये स्टेट क्लोरीन की, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ल में भी है, लेकिन ये क्या है? ये कंपाउंड है। आप इसको एलिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी फैमिली का एटम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर हम हैलोजेंस को दुनिया में देखने ढूंढने जाते हैं कि भाई हैलोजेंस जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ पर मौजूद होंगी, तो एक अकरेंस जो इसका होगा वो तो इस शक्ल में होगा,
प्योर इन्हीं के फैमिलीज के एटम्स, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में ये हैलोजेंस आपको मिलेंगे। ध्यान से जुमला सुन लीजिए, इतनी जो मैंने तफसील बताई है वो सिर्फ ये एक जुमला समझाने के लिए कि ये हैलोजेंस जो दुनिया में आपको मिलेंगे ये एलिमेंटल फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्लोरीन गैस है, बाज़ार में मिलती है, ले आइए, ये क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म है। और दूसरी जो इनकी हालत आपको मिलेगी वो इनकी कंपाउंड शक्ल की मिलेगी, जिसमें एक मिसाल मैंने आपको क्लोरीन की दी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? ये कंपाउंड है। ये किसका कंपाउंड है? ये क्लोरीन का कंपाउंड है। और इसी में आपको ये क्लोरीन, ये हैलोजन जो है वो नज़र आता है, लेकिन कंपाउंड्स की शक्ल में क्लोरीन मौजूद है, हैलोजन मौजूद है। तो साबित हुआ कि हमारी दुनिया में हैलोजेंस जो हैं वो दो तरह से हमें मिल जाएंगे। या तो वो एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंट तो हैं, इस शक्ल में मिलेंगे हमें दुनिया में, या हमें कंपाउंड की शक्ल में मिलेंगे। अब क्लोरीन जो है वो सिर्फ यही आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ यही नहीं है, क्लोरीन यहाँ भी तो है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो अगर कोई आपसे पूछता है भाई यहाँ पर दुनिया में जहाँ जहाँ सॉल्ट मौजूद है, ये नमक मौजूद है, आपके घर में किचन में डब्बे में ये नमक जो मौजूद है, सॉल्ट जो मौजूद है, तो क्या यहाँ क्लोरीन भी मौजूद है? क्या हम ये कह सकते हैं कि द अकरेंस ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट एट योर किचन? क्या आप, मैं अगर अकरेंस की बात करूं कि अकरेंस मतलब क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे यस यस ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, 100% ट्रू बात है कि हैलोजेंस जो है मेरे घर में भी अक्कर करती है। हैलोजन जो है, हैलोजन में से क्लोरीन जो है वो मेरे घर में भी अक्कर करती है। मेरे घर में भी हैलोजन मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है? आप कहेंगे सॉल्ट की शक्ल में मौजूद है, कंपाउंड की शक्ल में क्लोरीन जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह सोडियम क्लोराइड दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है, ये उसकी अक्करेंस कहलाएगी। लेकिन इस शक्ल में आप कहेंगे कि ये जो हैलोजन की अक्करेंस है ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ये कंपाउंड फॉर्म में है। समझ में आ गई बात? इस वीडियो को आपको बैक करके सुकून से मेरी बातें दोबारा सुननी चाहिए, क्योंकि अब जब मैं बात करूंगा अक्करेंस की और सोर्सेस की, हैलोजेंस की, तो मैं एलिमेंटल फॉर्म में भी करूंगा कि एलिमेंट की हैसियत से ये हैलोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कंपाउंड की हैसियत से ये हैलोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा तीसरी स्टेट भी मैं इसकी बता दूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सांस ले लें आप, तीसरी स्टेट भी बता दूं। तीसरी स्टेट जो हैलोजेंस की है वो ये मिटा दूं, पहले इसको जहन में रखिएगा। हैलोजेंस की ये स्टेट जो है, जिसमें क्लोरीन को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ये एलिमेंटल स्टेट है। दूसरी स्टेट जिसमें मैंने HCl और सोडियम क्लोराइड को लिया, ये हैलोजन में क्लोरीन की कंपाउंड स्टेट है। तीसरी स्टेट जो है वो हैलाइड स्टेट है। तीसरी स्टेट क्या है? हैलाइड स्टेट। हैलाइड किसको कहा जाता है? आयन को। ये हैलोजेंस के जो आयन्स हैं इनको हैलाइड कहा जाता है, ये मत भूलिएगा। मिसाल के तौर पर इसको देखिए, ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन है। क्योंकि क्लोरीन को, फ्लोरीन को, ब्रोमीन को हम हैलोजेंस कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर कहते हैं, इसी हैलोजन से ये हैलाइड आयन बनेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दी। तो दुनिया में हमारे पास हैलोजेंस जो हैं वो हैलाइड आयंस की शक्ल में भी मौजूद होंगे। तीसरी स्टेट मैंने आपको बता दी कि दुनिया में कहाँ कहाँ इनकी अकरेंस होगी। एलिमेंटल फॉर्म में भी हैलोजेंस की अकरेंस होगी, कंपाउंड फॉर्म में भी हैलोजेंस की अकरेंस होगी, मौजूदगी होगी, और आयंस की शक्ल में भी हैलोजेंस की मौजूदगी होगी। और इन आयंस का एक ख़ास नाम है हैलाइड आयंस। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? जब क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तब जाके ये क्लोराइड आयन बनता है।
और इसी तरह फ्लोरीन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये फ्लोराइड आयन कहलाता है। इसी तरह ब्रोमीन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये ब्रोमाइड आयन कहलाता है। इसी तरह आयोडीन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये आयोडाइड आयन कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हैं आयंस, चारों के चारों आयंस क्योंकि हमें हैलोजेंस से मिले हैं, चारों के चारों आयंस हमें क्योंकि हैलोजेंस से मिले हैं, तो इन सारे आयंस को हम क्या कहेंगे, ये हैलाइड आयंस हैं। क्या है ये, हैलाइड आयंस हैं कलेक्टिवली। तो ये क्या है हैलाइड आयन, ये क्या है हैलाइड आयन, ये क्या है ये भी हैलाइड आयन है, ये भी हैलाइड आयन है। फिर हैलाइड आयन जो है आगे फिर उनका स्पेसिफिक नाम भी है, ये क्लोराइड आयन कहलाएगा, ये जो है वो फ्लोराइड आयन कहलाएगा, ये जो है वो ब्रोमाइड आयन कहलाएगा, ये जो है वो आयोडाइड आयन कहलाएगा। तो तीसरी अक्करेंस जो है हैलोजेंस की दुनिया में वो इन आयंस की शक्ल में भी होगी, हम उसको भी देखेंगे। समझ में आ गई बात आप लोग? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अक्करेंस और सोर्सेस, मिटा दूं इसको पहले। जो बच्चे इस शुरू के लेक्चर को एक दफ़ा और देख के और लेक्चर को नोट करके ये सब चीज़ें अपने जहन में रखेंगे, उनको तो मेरी आगे आने वाली बातें समझ में आएंगी। और जिन्होंने इनको इग्नोर कर दिया कि नहीं सर ने तो ये फिजूल में ये आधा घंटा हमारा ज़ाया कर दिया, डायरेक्ट बुक खुलवाते बस जो डिटेल लिखी हुई है वो बता देते, ख़त्म करते मामला, इतना जो है वो तफसील बता दिए, टाइम बर्बाद कर दिया। भाई ये जो आगे बुक में लिखा हुआ है ना, ये सारी तफसीलात तो आप स्कूल और ट्यूशन में सुनते ही रहते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा क्या है? अगर उनका फ़ायदा होता तो आप यहाँ थोड़ी ना मुझे बैठ के सुन रहे होते। ठीक है, तो अक्करेंस और सोर्सेस की तरफ चलते हैं अभी। कहाँ कहाँ ये हैलोजेंस पाए जाते हैं? ठीक है, पहली बात वो कह रहा है कि सो रिएक्टिव होते हैं, सो रिएक्टिव, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, इसलिए फ्री स्टेट में आपको ये अवेलेबल नज़र नहीं आएंगे। फ्री स्टेट कौन सी है भाई, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन है, ये क्लोरीन का जो एटम है और ये दूसरा क्लोरीन का एटम है। अगर इन दो क्लोरीन के एटम्स को आप एक बर्तन में इकट्ठा कर दें ना, दोनों क्लोरीन के एटम्स को, तो आपको पता है ये क्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे? ये इनकी फ्री स्टेट है। जो एटॉमिक स्टेट है एटम की वो उसकी फ्री स्टेट है। तो वो कह रहा है कि भाई ये अगर आप इसको एटॉमिक स्टेट में रखना चाहते हैं तो ये एटॉमिक स्टेट में रुकेंगे ही नहीं, बल्कि ये फ़ौरन क्या करेंगे, ये फ़ौरन आपस में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और Cl2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जिस बर्तन के अंदर आप ये क्लोरीन के एटम्स जो है वो इकट्ठे करेंगे, उसमें दो एटम्स थोड़ी ना इकट्ठे होंगे। वो बर्तन के अंदर तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों ऐसे क्लोरीन के एटम्स आपने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। ये रहा वो बर्तन, इसमें इकट्ठे कर दिए Cl Cl Cl। और आप एक घंटे बाद आके ये सोच रहे हैं कि अब भी इस डब्बे के अंदर जो है ये इसी तरह जैसे मैंने क्लोरीन के एटम्स भरे थे, एटम्स अब भी एटम्स ही हैं, तो आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप इनको एक जगह पे इकट्ठे करेंगे इन क्लोरीन के एटम्स को, सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये Cl2 Cl2 Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस बना लेंगे, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे फ़ौरन। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि कोई एटम ये जो है फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, ये क्या करेंगे? कह रहा है कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, सो रिएक्टिव, इसीलिए कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
सो रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये फ़ौरन रिएक्ट करेंगे दूसरे एटम के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके कैसी शक्ल बना लेंगे, उसके साथ ग्रुप बना लेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। तो कोई एटम अगर जो है वो दूसरे एटम के साथ फ़ौरन मिल के उसके तरफ जाके फ़ौरन केमिकल बॉन्ड बनाए, और केमिकल बॉन्ड बनाने की सूरत में या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करे यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनाए, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे या कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये तो अकेले रह ही नहीं सकते, ये अकेले रह ही नहीं सकते। अब आपने एक और तजुर्बा किया, एक और डब्बा लिया, उसमें आपने बहुत सारे जो है वो क्लोरीन के एटम डाले और बहुत सारे आपने हाइड्रोजन के एटम डाले। तो यहाँ पर भी वही गड़बड़ हो गई थोड़ी देर बाद। जैसे ही आपने इन एटम्स को, बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स को और बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स को एक जगह पे इकट्ठा किया, यानी कि इनको फ्री स्टेट में एक जगह इकट्ठा किया, एटॉमिक स्टेट के अंदर एटम्स की शक्ल में एक जगह पे इकट्ठा किया, क्लोरीन के एटम्स फ़ौरन हाइड्रोजन के एटम के पास गए और क्या किया इन्होंने, फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट किया, फ़ौरन अपना ऑक्टेट मुकम्मल किया, अपना वैलेंस शेल मुकम्मल किया। क्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन अकेला होता है। तो ये क्या करेगा, फ़ौरन ये जो है इस हाइड्रोजन के एटम के साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम आके लग जाएगा, ये जाके हाइड्रोजन के एटम के साथ फ़ौरन जुड़ जाएगा, फ़ौरन केमिकल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl बन जाएगा। तो देखा आपने दोनों सूरतों के अंदर क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में रुके ही नहीं। चाहे आप क्लोरीन के एटम्स को अपनी ही फैमिली के एटम्स के साथ, यानी कि सारे ही क्लोरीन के एटम्स हों, एक जगह पे इकट्ठा कर दें, ये तब भी फ्री स्टेट में नहीं रुकेंगे, Cl2 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 बना लेंगे। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि क्लोरीन के एटम्स को मैं हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इकट्ठा कर दूं तब शायद ये फ्री स्टेट में रह जाएं, अब भी ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये फ़ौरन रिएक्ट करेंगे और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना लेंगे। ठीक हो गया भाई। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी नेचर में, जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हमारे नेचर में हमारी पूरी दुनिया में ये आपको कैसे मिलेंगे, पॉइंट्स नोट करते जाइए। अब ये आपको कैसे मिलेंगे, नेचुरली अक्करिंग, कुदरती तौर पर ये आपको अकेले मिलेंगे ही नहीं, फ्री स्टेट में आपको ये मिलेंगे ही नहीं, बल्कि ये आपको नेचुरली अक्करिंग, कुदरती तौर पर किस शक्ल में मिलेंगे, ये आपको कंपाउंड की शक्ल में मिलेंगे, कंपाउंड। और ये कंपाउंड जैसे मैंने बताया था ना, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये रहा हैलोजन। लेकिन ये मिलेगा किसके साथ, ज़्यादातर ये किसके साथ मिलते हैं, कंपाउंड्स विद मेटल्स, विद मेटल्स, मेटल्स के साथ मिलके ये कंपाउंड्स बनाएंगे। कौन से मेटल्स, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा, 1A 2A 3A, पीरियोडिक टेबल के ये जो ग्रुप्स हैं इनमें मेटल्स ही मेटल्स हैं। इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इन दो की अगर हम एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास सोडियम आ जाता है, पहले तो लिथियम आता है, 1A में लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। इसके अंदर जो है वो बेरिलियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये सब के सब मेटल्स हैं। तो कंपाउंड विद मेटल्स, ये कंपाउंड्स जो हैं वो हैलोजन किसके साथ बनाएंगे, इनके साथ बनाएंगे। लिथियम के साथ जो है वो क्लोरीन लग जाएगा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह लिथियम के साथ जो है वो अगर हम फ्लोरीन को लगा दें तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम के साथ हम फ्लोरीन को लगा दें तो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम के साथ अगर हम फ्लोरीन को लगा दें तो पोटेशियम फ्लोराइड। इसी तरह ब्रोमीन को ले लें, तीसरे हैलोजन को, लिथियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इसमें और भी मेटल्स हैं, अभी सीजियम भी है इसमें, फ्रेंशियम भी है इसमें,
फ्रेंशियम तो खैर रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रुबिडियम भी है इसके अंदर, लेकिन 3 मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिए। इसी तरह ब्रोमीन के बाद चौथा हेलोजन कौन सा है? आयोडीन। तो आयोडीन जो है लिथियम के साथ मिलेगा, लिथियम आयोडाइड, सोडियम के साथ मिलेगा, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम के साथ मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड। इसी तरह बिल्कुल बेरिलियम के साथ क्लोरीन मिलेगा, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम आयोडाइड, ठीक है। कैल्शियम के साथ मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम के साथ मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम पता नहीं क्या, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो नेचुरली कुदरती तौर पर आपको ये अकेले नहीं मिलेंगे फ्री स्टेट में, कंपाउंड्स की शक्ल में मिलेंगे। और कंपाउंड्स कौन से होंगे? ये हमारे पास ये होंगे, मेटल्स होंगे, जिनमें से मैंने दो ग्रुप्स की मिसाल देके आपको समझा दिया, ठीक है भाई। कंपाउंड्स में इनकी हालत कैसी होगी? इन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स में जो है वो नेगेटिव आयन की शक्ल में होंगे। कंपाउंड्स में किस शक्ल में होंगे? नेगेटिव आयन की शक्ल में। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, इसमें इसके ऊपर माइनस और प्लस, ये तो बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है भाई, आपने देखी होगी। तो कहीं भी आपको मेटल्स के साथ क्लोरीन नज़र आएगा, ये हमेशा नेगेटिव आयन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। याद करें, क्लोरीन के लास्ट शेल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हैलोजेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, बोलेगा ये लो भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन जाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले के आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो कंपाउंड में हैलोजेंस की पोजीशन क्या होती है? नेगेटिव आयंस। क्लोरीन की जगह अगर फ्लोरीन लगा दें तो उसके ऊपर भी माइनस का साइन होगा यहाँ पे। और अगर सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा, सोडियम की जगह पर, फ्लोरीन की जगह पर आप जो है आयोडीन लगा लें तो ये सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। अगर इसके साथ ब्रोमीन लगा लें आप तो ये सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन होगा नेगेटिव ही, सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। जिस तरह क्लोरीन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, बिल्कुल इसी तरह फ्लोरीन के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसी तरह आयोडीन के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसी तरह फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन सब के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। वो इसको पेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। और मेटल्स जो हैं वो बैठे ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है भाई। ये बात भी हो गई। इनके आइंस जो हैं इनको हैलाइड आइंस कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। हैलाइड आइंस नोट्स में डाल लीजिए। ये रहा F माइनस, Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस हो गया। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन, अब ये देखें हैलोजेंस दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। जब ये बात की जा रही है ना कि कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक करेगी किस शक्ल में पाए जाते हैं। क्या एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, या कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर आइंस की शक्ल में पाए जाते हैं, हैलाइड आइंस की शक्ल में। तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, फाउंड इन, अगर सी वाटर समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं, तो समंदर के पानी में जो ये पाए जाते हैं ना, तो इस शक्ल में पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इस शक्ल में सी वाटर, ठीक है। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। एलिमेंटल स्टेट में समंदर के पानी में ये नहीं पाए जाते, कंपाउंड स्टेट में समंदर के पानी में ये नहीं पाए जाते। ये आप समंदर के पानी में किस शक्ल में पाए जाते हैं? हैलाइड स्टेट के अंदर, यानी कि आइंस की शक्ल में, इस शक्ल में समंदर के पानी में ये मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये और दूसरी जगह कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्ट डिपॉजिट, ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरा होता है इनका बहुत ज़्यादा। सॉल्ट डिपॉजिट, नमक के जो ज़ख़ीरे होते हैं, क्योंकि ये हैलोजन है ना, ये
सॉल्ट प्रोड्यूसर है ना, ये सॉल्ट बनाने वाले हैं। अब बच्चे जहन में सोच रहे होंगे सॉल्ट बनाने वाले हैं तो फ़ौरन सोडियम क्लोराइड जहन में आ जाएगा। भाई सॉल्ट एक बहुत बड़े ग्रुप का नाम है, हज़ारों लाखों किस्म के सॉल्ट्स हैं। अभी जो मैंने आपको सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये जो आपको मैंने नाम बताए, ये सब के सब सॉल्ट्स हैं। समझ में आ गई बात। इसी तरह सोडियम के साथ लिथियम, लिथियम भी मेटल है, लिथियम को अगर मिलाएं क्लोरीन के साथ, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, ये भी सॉल्ट्स हैं। इसी तरह पोटेशियम को ले लें, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी सब सॉल्ट। तो सॉल्ट डिपॉजिट से मतलब दुनिया में ज़मीन को खोदेंगे आप, ज़मीन के अंदर काने हैं जो पहाड़ों के अंदर खुदाई से ये सॉल्ट्स निकलेंगे। दुनिया में जगह जगह ये सॉल्ट्स के ज़ख़ीरे ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये जिस शक्ल में मौजूद हैं सॉल्ट डिपॉजिट ज़मीन के अंदर, ये कंपाउंड शक्ल में मौजूद होंगे, आइंस की शक्ल में मौजूद नहीं होंगे, कंपाउंड्स की शक्ल में। इसकी मिसाल जैसे हम पाकिस्तान की ले लेते हैं। पाकिस्तान हमारा सूबा पंजाब है, उसका जो शहर जहलम है उसके साथ ही नज़दीक में एक इलाका है जिसको खेवड़ा कहा जाता है। खेवड़ा, जहलम के साथ ये खेवड़ा लगता है। यहाँ पर दुनिया बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं। अब ज़रा मेरी बात सुनिएगा, पंजाब में जहलम शहर के साथ खेवड़ा एक इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े सॉल्ट के ज़ख़ीरे हैं। अब देखें, मैं अगर कहूँ कि वहाँ सॉल्ट के ज़ख़ीरे नहीं हैं बल्कि वहाँ तो हैलोजिन्स के ज़ख़ीरे हैं, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर हैलोजिन तो 5 आपने बताए हैं या 4 लेते हैं, एस्टेटाइन को छोड़ दें। कौन से हैलोजिन जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं? पहली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब में जो जहलम है उसके साथ जो खेवड़ा का इलाका है वहाँ पर हैलोजिन्स के डिपॉजिट हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट, ज़मीन के अंदर हैलोजिन्स मौजूद हैं। तो पहला सवाल आपका ये होगा सर हैलोजिन तो 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कौन से हैलोजिन की आप बात कर रहे हैं? दूसरी बात, वो हैलोजिन्स किस स्टेट में ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरे की शक्ल में मौजूद हैं? आया एलिमेंटल फॉर्म में है, आया कंपाउंड फॉर्म में है, या फिर आइंस की शक्ल में मौजूद हैं? फिर आप खुद ही रद्द करेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर आइंस की शक्ल में तो ज़मीन में सॉल्ट डिपॉजिट की शक्ल में हो नहीं सकते, आइंस की शक्ल में तो समंदर के पानी के अंदर होते हैं ये। तो यकीनन 2 सूरतें रह जाती हैं, या तो ज़मीन के अंदर ये सॉल्ट डिपॉजिट्स जो हैं ये या तो एलिमेंटल हैलोजिन है या कंपाउंड हैलोजिन है। फिर आप बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ सॉल्ट डिपॉजिट्स कहा गया है तो यकीनन ये किस शक्ल में मौजूद होंगे? ये कंपाउंड शक्ल में मौजूद होंगे। फिर आप बोलेंगे सर कंपाउंड्स तो सॉल्ट क्योंकि ख़ुद एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में आप फिर बोलेंगे सर कंपाउंड जो है उसके अंदर तो सोडियम जो है उसके साथ भी कोई हैलोजन मिल सकता है, लिथियम जो है मेटल उसके साथ भी कोई हैलोजन मिल सकता है। तो सॉल्ट्स तो हज़ारों किस्मों के हैं, आप कौन से सॉल्ट की बात कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा भाई सोडियम क्लोराइड, NaCl जो कि कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट भी है, इसकी शक्ल में ज़ख़ीरे मौजूद हैं। और अगर सोडियम क्लोराइड, अब आप कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई कि सोडियम क्लोराइड के जो ज़ख़ीरे हैं आप इस शक्ल में कंपाउंड शक्ल में आखिर बात करना चाह रहे हैं हैलोजिन्स की, और हैलोजिन्स में भी कौन सा हैलोजिन? क्लोरीन हैलोजिन। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब फ्लोरीन को देख लेते हैं, मिटा दूँ? सबसे पहले फ्लोरीन को देख लेते हैं, नंबर 1। अभी तक तो हमने जो देखा था वो जनरल सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन था, अब स्पेसिफिकली फ्लोरीन को देख लेते हैं। फ्लोरीन इन कंपाउंड स्टेट, अभी हम इसकी कंपाउंड की बात करेंगे। अब आप समझ जाइएगा फ्लोरीन किसी दूसरे मेटल के साथ मौजूद है, ठीक है।
जैसे क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ मौजूद, तो फ्लोरीन कंपाउंड स्टेट के अंदर किस शक्ल में मौजूद है? फ्लोर्स पर, फ्लोर्स पर। अब ये भी जानना चाहते होंगे कि फ्लोरीन जो है वो किसके साथ मौजूद है? कैल्शियम के साथ मौजूद है। ये रहा फ्लोरीन, ठीक है भाई। दूसरा, ये सब ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरों की शक्ल में है, ठीक है, सॉल्ट डिपॉजिट्स इनको हम कहेंगे। दूसरा क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, इसमें सोडियम भी है, एल्युमिनियम भी है और फ्लोरीन भी है। ये क्रायोलाइट कहलाता है, ठीक है भाई। Na2, ये MCQs में छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तीसरा जो है हमारे पास फ्लोरापेटाइट है, फ्लोरापेटाइट है। यहाँ करली ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, 3Ca3, इसका केमिकल फॉर्मूला है PO4 और CaF2, पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पर देख लीजिए आप, बाकी सारे जो है वो आपको दूसरे नज़र आ रहे हैं। ये रहा फ्लोरीन, ये फ्लोरापेटाइट कहलाता है। इनको हम मिनरल्स भी कहते हैं, क्योंकि ज़मीन से जो चीज़ ये जो निकल रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में निकल रहे हैं, ठीक है। तो पत्थरों की शक्ल में अगर हमें कंपाउंड्स मिलते हैं तो उनको हम मिनरल्स कहते हैं, ज़मीन से खुदाई के दौरान, ठीक है भाई। तो ये तो फ्लोरीन की बात हो गई। अब फ्लोरीन की मैंने वो वाली बात नहीं की, याद रहे ये कंपाउंड स्टेट की बात हो रही है। अभी फ्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट देखेंगे कि वो कैसी होगी। क्लोरीन को ज़रा देख लेते हैं। जितना मटेरियल आपकी बुक के अंदर है ना, सिर्फ मैं उसी तक हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। क्लोरीन जो है वो इन सी वाटर, इन सी वाटर, समंदर के पानी में मौजूद है एज क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन यानी कि Cl- इस शक्ल में मौजूद है, ठीक है। सॉल्ट डिपॉजिट्स, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो सॉल्ट डिपॉजिट जो है, नमक के जो ज़ख़ीरे हैं, इनमें क्लोरीन किस शक्ल में मौजूद है? एज NaCl, सोडियम क्लोराइड की शक्ल में मौजूद है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, इतना तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ भाई, ठीक है। ये हो गया। सी वाटर की अगर हम बात करें, समंदर का जो पानी है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है कुछ बच्चों के जहन में आएगा। बोलेंगे सर सी वाटर में आप कह रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन की शक्ल में मौजूद है। क्लोराइड आयन कुछ भी है, नमक तो नहीं है ना, सॉल्ट तो नहीं है ना। समंदर का पानी फिर नमकीन क्यों होता है, सॉल्टी क्यों होता है? बात तो सोचने वाली है। देखिए भाई, सॉल्ट तो नहीं है ना। सी वाटर में अगर हम कह रहे हैं ये क्लोराइड आयन्स मौजूद हैं, तो क्लोराइड आयन जो है वो सॉल्ट तो नहीं है। अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ बात बताता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। ये एक बीकर लीजिए और इसके अंदर पानी डाल दीजिए। क्या है मौजूद इसमें? वाटर। इसमें नमक डाल दीजिए, NaCl। डालने के बाद 1 चम्मच आप क्या करेंगे, 2 चम्मच आपने डाल दिए, इसको आप हिलाएंगे हिलाएंगे, चम्मच को, क्या होगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही ये डिसअपीयर होगा, सोडियम क्लोराइड नमक गायब होगा, आप इसको एक नाम देंगे कि ये डिज़ोल्व हो गया। ये क्या होगा? ये डिज़ोल्व हो गया। आपको पता है जैसे जैसे ये नमक आपकी नज़रों के सामने से गायब हो रहा है, तो पता है किस शक्ल में आ रहा है? ये इस शक्ल में आ रहा है, NaCl से ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में। मतलब अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये नमक डिज़ोल्व हो गया, तो ये डिज़ोल्व होने के बाद आपकी नज़रों से गायब हो गया, तो अब ये कंडीशन इसकी ख़त्म हो गई।
डिज़ोल्व स्टेट के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन यही पानी के अंदर मौजूद हैं और ये आयन्स आपको नज़र नहीं आएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह समंदर के पानी के अंदर जब हम कह रहे हैं ना क्लोराइड आयन मौजूद हैं, तो समंदर के पानी के अंदर सोडियम आयन भी मौजूद होंगे। समझ आ रही है बात आपको? सोडियम आयन्स भी लाजमी मौजूद होंगे वहाँ पे। और ये जो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन है, आप इस बर्तन को 2-3 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ जाएं, ऐसे ही छोड़ जाएं। 2-3 घंटों के बाद आप आएंगे तो इसकी तह में यहाँ पर तो इस जगह पे आपको ये जो आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था ना, डिज़ोल्व कर दिया था, आपकी नज़रों से गायब हो गया था, अब ये सॉल्ट आपको थोड़ा थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? सॉल्ट दोबारा अब नज़र क्यों आना शुरू हो गया? उसकी वजह यह है कि सॉल्ट गायब कैसे हुआ था, क्योंकि इस शक्ल से इस शक्ल में आया था। सारे NaCl के जो फार्मूला यूनिट थे वो टूटते गए, अलग होते गए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। मुकम्मल जब NaCl के सारे फार्मूला यूनिट टूट गए तो आपने कहा कि ये नमक डिज़ोल्व हो गया, क्योंकि आपके सामने से डिसअपीयर हो गया। अब दोबारा जब ये सॉल्ट आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलग अलग हुए थे ये दोबारा मिल गए, ये दोबारा मिल गए। तो कहने का मकसद मेरा ये है आसान सा, पानी के अंदर ये जंग जो है ना ये चलती रहती है। ये सॉल्ट डिज़ोल्व होके आयनाइज होता रहता है और यही आयंस दोबारा मिलके सॉल्ट भी बनाते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? समंदर के पानी के अंदर भी ये सिस्टम चलता रहता है। वहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग अलग होता रहता है और मिलता रहता है। तो बड़ी तादाद जो है वो सोडियम क्लोराइड की भी पानी में मौजूद होती है और बड़ी तादाद जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की भी पानी में मौजूद होती है। क्लियर हो गई ये बात? तो इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर ये सोडियम आयन। अब यहाँ पर अगर वो कह रहा है ईच किलोग्राम ऑफ सी वाटर, ईच किलोग्राम ऑफ सी वाटर, अगर आप 1 किलोग्राम ले लें, ईच का मतलब 1 किलोग्राम अगर आप सी वाटर ले लें तो आपको पता है उस 1 किलोग्राम सी वाटर के अंदर कितना नमक होगा? 30 ग्राम ऑफ NaCl। 30 ग्राम जो है वो नमक होगा, यानी कि 30%। कोई आपके सामने समंदर का पानी लेके आता है 1 किलो, आपसे बोलता है आप बताओ ये समंदर का पानी जो है ये नमकीन है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल नमकीन है। क्यों नमकीन है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड मौजूद है। वो आपसे पूछे अगर कि भाई इसके अंदर सोडियम क्लोराइड कितना है, आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो आप आसानी से उसको बता देंगे कि समंदर का पानी है, 1 किलो आप लेके आए हैं, मतलब 1000 ग्राम लाए हैं। इस 1000 ग्राम में 30 ग्राम जो है वो प्योर सोडियम क्लोराइड है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, पाकिस्तान में ये कहाँ पाया जाता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एट खेवड़ा। लार्ज डिपॉजिट्स हैं नियर झेलम। ठीक है भाई? अब ज़रा ब्रोमीन की तरफ चलते हैं। नंबर 3, ब्रोमीन। फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन। ब्रोमीन कहाँ पाया जाता है? ये सी वाटर में भी होगा। अब देखें, बाकी अब मुझे आपको तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि सी वाटर में अगर ये मौजूद है तो यकीनन ये किस शक्ल में मौजूद होगा? ब्रोमाइड आयन की शक्ल में, एज ब्रोमाइड आयन। ठीक है? और अगर कंपाउंड इसके देखें हम, इसमें नहीं कहता मैं, बल्कि इसको फाउंड इन सी वाटर सॉल्ट डिपॉजिट कहता हूँ मैं। सॉल्ट डिपॉजिट्स की शक्ल में अगर ये मौजूद होगा, सॉल्ट्स
डिपॉजिट्स की शक्ल में अगर ब्रोमीन मौजूद होगा, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में, तो ये सोडियम ब्रोमाइड इस शक्ल में मौजूद होगा और पोटेशियम ब्रोमाइड इस शक्ल में मौजूद होगा। ठीक है भाई। स्मॉल क्वांटिटी अगर हम इसकी लें, थोड़ी मिकदार जो है, स्मॉल क्वांटिटी इन वाटर, थोड़ी मिकदार में होता है ये पानी में, यानी कि सोडियम क्लोराइड से अगर हम क्लोरीन से ब्रोमीन का मवाजना करें तो क्लोरीन सोडियम क्लोराइड की शक्ल में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है समंदर के पानी में, और ब्रोमीन जो है उससे कम मिकदार में होता है सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड की शक्ल में, या इनके आयंस की शक्ल में पानी के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी होगी स्मॉल क्वांटिटी, हम इसको कहेंगे 70 पार्ट्स पर मिलियन। इसको पीपीटी भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो 70 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, इतना होगा ये। अभी आपके सर पे से गुजर गया होगा तो मैं समझा भी देता हूँ इसको। 70 पार्ट्स पर मिलियन, पर का मतलब होता है हर, मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, 10 लाख जो है वो, और 10 लाख को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि अगर 10 लाख किलोग्राम समंदर का पानी आप ले लें तो 10 लाख किलोग्राम का जो 70 पार्ट्स होंगे, अब 70 पार्ट्स इसमें से निकाल लीजिए भाई, ये 10 लाख किलोग्राम है तो इसमें से सिर्फ 70 किलोग्राम जो है वो, देखें 10 लाख किलोग्राम सी वाटर बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। 1 मिलियन सी वाटर, 1 मिलियन किलोग्राम सी वाटर, यानी कि 10 लाख किलोग्राम सी वाटर, उसमें से सिर्फ 70 किलो जो है वो क्या होगा, वो ये ब्रोमीन होगा। 70 किलोग्राम सिर्फ ब्रोमीन होगा। समझ में आ रही है बात? इसको हम कहेंगे 70 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। ठीक है। तो ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन ये अभी भी स्टिल फिजिबल है फॉर एक्सट्रैक्शन। मतलब है कि हम जब समंदर से इसको निकालते हैं तो ये अब भी इतनी कम मिकदार होने के बावजूद भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें 1 मिलियन जो है 10 लाख किलो पानी समंदर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी 70 पार्ट्स मिलेगा, 70 किलोग्राम मिलेगा, लेकिन फिजिबल है, आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इसको ढूंढना मुश्किल है। ठीक है। आयोडीन की तरफ चलते हैं। मैंने तो सोचा था कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस को भी देख लेंगे, लेकिन देख लीजिए कि अभी इसी में काम तमाम हो गया। वीडियोस अब बार बार तो थोड़ी ना बनती, समझ आ रही है बात आपको? ये तो एक रिकॉर्ड हो जाता है। अब आसिफ साहब जिंदा रहें ना रहें, ठीक है, कम से कम दिल में कोई तमन्ना तो नहीं होगी ना कि बच्चों को ये नॉलेज जो है वो डिलीवर आउट किए बगैर ही मैं मर गया। अब मरते हुए मुझे इत्मीनान तो होगा कि हाँ जितना अल्लाह ने नवाजा है वो उम्मत को दे गया मैं, या देने की कोशिश तो की। बराबर इवन लेस अबंडेंट, देन ब्रोमीन, ये ब्रोमीन से भी कम मिकदार में होता है। अगर हम इसको ब्रोमीन से कंपेयर करें ना, आयोडीन को ब्रोमीन से, तो ये ब्रोमीन कितना कम है, ये उससे भी कम मिकदार में होता है। सी वाटर के अंदर ज़रा इसको देखें आप, सी वाटर में आयोडाइड आयंस की शक्ल में आयोडीन की मौजूदगी समंदर के पानी में 0.05 पार्ट पर मिलियन बाय मास, पार्ट पर मिलियन बाय मास। ठीक है। अब ये कितना होगा, अगर इसको 1 पार्ट पर मिलियन बाय मास करूं तो आप समझ जाइए 1 पार्ट का मतलब ये होगा कि 10 लाख किलोग्राम पानी समंदर का, उसमें 1 किलो जो है वो आयोडीन होगा।
अगर मैं इसको आधा किलो लिखना चाहूँ तो मैं 0.5 लिखूँगा, और उससे आधा किलो कम करना चाहूँ, मतलब ये है कि 10 लाख किलो पानी के अंदर 0.05 का मतलब है सिर्फ मेरे ख्याल में 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम आपको जो है वो 50 ग्राम आयोडीन मिलेगा 10 लाख किलोग्राम सी वाटर के अंदर। ठीक है भाई। लेकिन समंदर के पानी में समुद्री घास भी होती है जिसको हम कहते हैं सी वीड्स, सी वीड्स। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए एलजी, एलजी दो किस्मों की होती है, माइक्रोस्कोपिक भी होती है, मैक्रोस्कोपिक भी होती है। माइक्रोस्कोपिक एलजी वो है जो कि आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आती है, मैक्रोस्कोपिक वो है जो आपको अपनी आँख से वैसे ही नज़र आ जाएगी। समुद्री घास जो है, समंदर में बहुत ज़्यादा जो ग्रीनरी होती है, ठीक है, घास होती है, उनको हम सी वीड्स कहते हैं। ये एलजी की मैक्रोस्कोपिक स्ट्रेट है। ठीक है। तो इस सी वीड्स के अंदर, समंदरी घास के अंदर आपको आयोडीन जो है वो बड़ी मिकदार में मिल जाएगा। हाँ, सी वीड्स के अंदर जो है वो, इसीलिए सी वीड्स जो है इसको बाकायदा जो है वो तोड़ा जाता है, समंदर से इकट्ठा किया जाता है ताकि इन सी वीड्स के अंदर से इस आयोडीन को निकाल सकें। कितना मिलेगा आपको? 800 पार्ट्स बाय मास, यानी कि अब आपको सी वीड, अगर आप 1 मिलियन सी वीड, 10 लाख किलो सी वीड्स जो है वो आप इकट्ठा करें एक जगह पे, तो उसके अंदर से आपको जो है वो 800 पार्ट्स, यानी कि 800 किलोग्राम जो है वो आयोडीन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में ये हो चुका। एस्टेटाइन जो है, एस्टेटाइन के बारे में सिर्फ मुख्तसर बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरी दुनिया में एस्टेटाइन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके दौरान ये पैदा होता है वक्ती तौर पर, और इसीलिए उसको संभाल लिया जाता है। मौजूद तो है, ऑब्वियस सी बात है, एस्टेटाइन ऐसा नहीं है, रेडियो एक्टिव भी है, लेकिन बहुत जो है वो थोड़ी मिकदार में है, लैब्स में रखा हुआ है, इसको सेव करके रखा हुआ है, ये रेडियो एक्टिव है और ये नेचुरली आपको नहीं मिलेगा, ये अनस्टेबल है। ठीक है भाई, इसकी और डिटेल आगे आएगी कि इसका नाम एस्टेटाइन ही क्यों रखा गया। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 5 में इंशाल्लाह हम इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।